हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो मैंने आप लोगों को कल स्टार्ट करवाया था सल्फर के कंपाउंड में। मैंने दो पढ़ा दिया आप लोगों को, एक तो थायोएल्कोल, उसके बाद में मैंने पढ़ाया था थायोईथर। कल मैंने स्टार्ट करवाया था सल्फोनिक अम्ल। इसकी डेफिनेशन में लिखवा चुका था। सल्फोनिक अम्ल मतलब क्या? ऐसा अम्ल जिसके अंदर कौन सा ग्रुप उपस्थित हो? SO3H ग्रुप उपस्थित होगा, उसी को क्या बोलोगे आप? सल्फोनिक अम्ल बोलोगे। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। आज हम इसको बनाने की विधियों पर विचार करेंगे भाई, कि किन किन विधियों के द्वारा इसे बनाया जा सकता है। तो लिखिए बनाने की विधि, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो, इसको बनाने की केवल एक ही विधि है, उस विधि की सहायता से ही इसको बनाया जा सकता है। कैसे? आपने एक बेंजीन ली, इस बेंजीन की क्रिया करवा दीजिए आप किसके साथ में? H2SO4 के साथ में। H2SO4 भी कौन सा वाला है? यह सांद्र H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। इसके साथ में क्रिया करवाओगे तो यहाँ से कौन सा आयन बनेगा भाई? पहले SO3 आयन बनेगा। कौन सा आयन बनेगा? SO3 आयन। वह SO3 आयन इस बेंजीन पर क्रिया करेगा, मतलब अटैक करेगा, और अटैक करके किसका फॉर्मेशन कर देगा? SO3H का फॉर्मेशन कर देगा। अब कैसे होता है वो अलग कहानी है, वो हम कहाँ देखेंगे? इसकी मैकेनिज्म में देखेंगे। वापस से मैंने एक बेंजीन ली और उस बेंजीन की क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? सदु। पिछली कंडीशन में मैंने क्या लिया था? सांद्र H2SO4 लिया था। इस बार मैंने कौन सा H2SO4 लिया है भाई? फ्यूमिंग H2SO4। इसकी रिएक्टिविटी इसकी तुलना में ज्यादा होती है, और टेम्परेचर मैंने कितना कर दिया? 473 केल्विन टेम्परेचर कर दिया। इस कंडीशन में आप देखोगे कि बेंजीन वलय पर दो दो SO3H ग्रुप एक दूसरे के मेटा स्थिति पर जुड़ जाते हैं। दोनों मेटा पर है, दो दो जुड़ जाते हैं। वापस से मैंने एक और बेंजीन ले ली और इस बेंजीन की क्रिया मैंने वापस से किसके साथ में कर दी? सदून H2SO4 के साथ में। कितने टेम्परेचर पर कर दी मैंने? टेम्परेचर को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया और 513 केल्विन टेम्परेचर कर दिया। इस कंडीशन में आप देखोगे कि बेंजीन वलय पर तीन SO3H ग्रुप एक दूसरे के मेटा स्थिति पर जुड़ जाते हैं। देखो ध्यान से देखो, तीन SO3H ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर जुड़ जाते हैं। ये भी सल्फोनिक अम्ल है, लेकिन ये मोनोसल्फोनिक अम्ल है। इसमें दो है तो ये डाइसल्फोनिक अम्ल है, इसमें तीन है तो यह ट्राइसल्फोनिक अम्ल है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो SO3H ग्रुप होता है ना, वह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब SO3H ग्रुप विसक्रियणकारी ग्रुप होता है, तथा यह आने वाले जो भी E+ होगा उसको मेटा स्थिति पर जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब कौन सा निर्देशकारी होता है? मेटा निर्देशकारी। आप लोगों ने ना सक्रियण इफेक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, जहां पर आपने ऑर्थो, पैरा और मेटा निर्देशकारी ग्रुप पढ़े होंगे। कुछ तो होते हैं सक्रियणकारी और कुछ होते हैं विसक्रियणकारी। कुछ तो एक्टिवेटिंग टाइप के होते हैं जो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, और कुछ होते हैं डीएक्टिवेटिंग टाइप के विसक्रियणकारी ग्रुप जो क्रियाशीलता को, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो यह डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, विसक्रियणकारी और मेटा निर्देशकारी समूह है। इसलिए एक जुड़ने के बाद में जब दूसरा आता है तो वह यह मेटा निर्देशकारी होने के कारण आने वाला SO3H ग्रुप अब मेटा स्थिति पर जुड़ता है। इस वजह से जब अगला जोड़ोगे तो मेटा पर आएगा, फिर और अगला जोड़ोगे तो दोनों के मेटा स्थिति पर आएगा। आई बात समझ में? ये तो मेटा स्थिति पर जुड़ा, इसका रीजन है। अब दूसरा रीजन कि यहाँ तुमने टेम्परेचर को नॉर्मल रखा, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर इतना रखा, तीन जोड़ने पड़े तो टेम्परेचर इतना बढ़ा क्यों रहा हूं, उसका भी रीजन है। अभी मैंने कहा है कि ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग नेचर का है, विसक्रियणकारी समूह है, जो कि क्रियाशीलता को कम कर देता है। जैसे ही एक समूह जुड़ेगा क्रियाशीलता कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब अगर आपको एक और SO3H ग्रुप जोड़ना है तो आपको क्रियाशीलता बढ़ानी पड़ेगी, इसमें कम कर दी, आपको रिएक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप क्या इंक्रीज कर दो? टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। देखो यहाँ पर मैंने इतना टेम्परेचर इंक्रीज किया तो दो जुड़ गए, और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो कितने जुड़ जाएंगे? तीन SO3H ग्रुप जुड़ जाएंगे। आई बात समझ में? लिखो इसके अंदर, जब बेंजीन की क्रिया
H2SO4 से करवाई जाती है तो जब बेंजीन की क्रिया H2SO4 से करवाई जाती है तो निम्न प्रकार से सल्फोनिक अम्लों का निर्माण होता है। निम्न प्रकार से सल्फोनिक अम्लों का निर्माण होता है। ठीक है, लिख दीजिए तीनों। When benzene is reacted with H2SO4, when benzene is reacted with H2SO4, then sulfonic acids obtained as following type. Sulfonic acid obtained as following type. ठीक, कर लीजिए। आप चाहे तो इनकी पोजीशन बता सकते हैं। पोजीशन के लिए यहाँ पे क्या लगा दो, 1 एक दूसरे की कौन सी स्थिति पर है, 1 और 3 पर। बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक अम्ल, और यहाँ पे पोजीशन बता सकते हो 1,3,5 ट्राई सल्फोनिक अम्ल, वरना सेल्फ अंडरस्टूड भी है वीडियो। पोजीशन लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। कर लीजिए जल्दी से। ये भी क्या है भाई, फ्यूमिंग है, फ्यूमिंग। फ्यूमिंग कर लिया, मिटाने का कहाँ गया, ये कर लिया। लिखो फिर इसके नीचे, तीनों के नीचे लिखो। इसका रीजन लिखेंगे जो मैंने समझाया आप लोगों को। लिखो SO3H समूह विसक्रियणकारी तथा मेटा निर्देशकारी समूह होता है। SO3H समूह विसक्रियणकारी तथा मेटा निर्देशकारी समूह होता है। इसलिए आने वाला SO3H समूह मेटा स्थिति पर जुड़ता है। आने वाला SO3H समूह मेटा स्थिति पर जुड़ता है। SO3H समूह विसक्रियणकारी समूह होने के कारण SO3H समूह विसक्रियणकारी समूह होने के कारण क्रियाशीलता को कम कर देता है। क्रियाशीलता को कम कर देता है। अतः अन्य SO3H समूह जोड़ने के लिए, अन्य SO3H समूह जोड़ने के लिए ताप को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ताप को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। SO3H group is deactivating and meta directing group. Deactivating and meta directing group. So incoming SO3H group attach at meta position. SO3H group is deactivating nature. SO3H group is deactivating nature, so it decrease the reactivity. So temperature is increased to attach. Temperature is increased to attach another SO3H group. ठीक है। अब लिखिए मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म हमने क्या लिया है भाई, H2SO4। H2SO4 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, किसी को मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, H2SO4 ही है। और जो दूसरा H2SO4 है ना भाई, H2SO4 लिया है तो कम से कम 1 मोल तो लोगे, आधा मोल भी लोगे। 1 मोल में 10 अवोगाद्रो संख्या के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। थोड़ा भी डालोगे तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, तो 2 मॉलिक्यूल मान सकता हूं मैं। तो H2SO4 एक मैंने ऐसे ले लिया और दूसरा H2SO4 मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये बॉन्ड तो टूटा इधर की तरफ, ये बॉन्ड टूटा इधर की तरफ, और ये बॉन्ड टूटा इधर की तरफ। टूटा कि नहीं टूटा? यहाँ पर माइनस और यहाँ से क्या मिला, H+। ये माइनस और H+, बोलो किसका फॉर्मेशन हो गया है, H2O का फॉर्मेशन हो गया है। ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यहां से भी मुझे क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। यह H+ इन लोन पेयर पर अटैक कर देगा, अटैक करके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। दो तो पहले से ही थे, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से माइनस आया तो बताओ यह क्या बन गया, HSO4 माइनस। बगल में देखो ये यहां से तो प्लस बनेगा और यहां से माइनस आएगा, प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमें क्या मिला, SO3H मिला। ये किसकी तरह व्यवहार करता है, E+ की तरह व्यवहार करता है। ये क्या होगा हमारा, E+ होगा, E+। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। अब ये अटैक करेगा किस पर, मैंने कहा था SO3 बनेगा, ऐसे बनता है SO3। अब ये किस पर अटैक करेगा भाई, बेंजीन पर अटैक करेगा। ये हो गई बेंजीन, ये अटैक करेगा SO3H। बोलो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टूटा, यहां माइनस, इस माइनस पर SO3 ने अटैक कर दिया। SO3 अटैक करेगा तो माइनस पर अटैक करेगा, ये न्यूट्रल है ना, उदासीन है। माइनस पर अटैक किया किसी उदासीन ने तो वो माइनस चार्ज को ग्रहण कर लेगा और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसा ही होता है, अगर कोई न्यूट्रल स्पीसी कहीं भी अटैक करे, माइनस पर अटैक करे खुद पर माइनस आ जाएगा, प्लस पर अटैक करेगी तो प्लस आ जाएगा। अब माइनस पर किया तो माइनस आ गया, बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अब तो रेजोनेंस चलेगा, ये इधर की तरफ, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस में क्या हो जाएगी भाई, बॉन्डिंग हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंच गया। वापस से क्या चलेगा, रेजोनेंस चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ, ये माइनस और ये प्लस, दोनों में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। ये सेम टू सेम पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ पहुंच गया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता ही है, आप लोग जानते ही हो। इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दिए, यहां से माइनस और ये प्लस, दोनों क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे और क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड। बोलो यहां से कौन बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा, H+। या फिर मैं इसको अगले स्टेप में करता हूं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वैलेंट मध्यवर्ती क्या होता है, तो वो भी बना देता हूं मैं। अब देखो यहां से क्या होगा, ये जो तीनों स्ट्रक्चर मिली है मुझे 1 2 3, इनको मैं कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूं। कैसे, कौन रेजोनेंस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, कहां से कहां तक, इस वाली ऑर्थो से लेकर के इस वाली ऑर्थो तक रेजोनेंस कर रहा है। और ऊपर की तरफ क्या है भाई, SO3 माइनस ग्रुप है। इस तरह से ये जो मध्यवर्ती बना, ये जो स्पीसी बनी है ना, इस स्पीसी को क्या बोलते हैं भाई, वीलेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, डिटेल से था, वीलेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो वीलेंट इंटरमीडिएट है ये ऐसा था, यहां पर H का है सही, वही काम होगा जो मैंने यहां बताया था। ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूटा, यहां से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ टूटा तो ये माइनस और ये प्लस, दोनों में क्या कर लेगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग। और यहां से कौन बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा। जैसे ही H+ बाहर निकलेगा, ये H+ घूम कर किस पर अटैक करेगा, इस माइनस पर अटैक करेगा। तो बताओ SO3H का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। और जैसे ही SO3H बना, क्या बन गया है भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। बोलो बना कि नहीं बना, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर में भी था, बड़े डिटेल से था। यहाँ तो शॉर्ट में है भाई अपने, क्योंकि एक ही है। इसको बोलते हैं वीलेंट इंटरमीडिएट, कभी कभी पूछ लेते हैं, फर्स्ट ईयर में तो अक्सर पूछा ही जाता है, कभी कभी फाइनल में भी पूछ लेते हैं। इससे मैंने वो भी करा दिया। कर लो रिएक्शन, मतलब मैकेनिज्म कर लो। जल्दी से करो भाई, जल्दी से करो, जल्दी से करो। करने के बाद अगला टॉपिक डालो।
एसिडिटी कंपैरिजन करेंगे एसिडिटी का किस किसके बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड के बीच में, कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होती होगी और किसकी एसिडिटी कम होती होगी। चलो तुलना कर लेते हैं दोनों की स्ट्रक्चर जानते हैं। सल्फोनिक एसिड तो ये रहा हमारे सामने, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम बचपन से ही जानते हैं, अरे बचपन से ही जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो, जिसमें कौन सा ग्रुप होता है, SO3H ग्रुप होता है। सबसे पहले कहां चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास चलते हैं। ये माना कि कोई मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, कौन सा वाला लिया है भाई मैंने, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। अगर ये अम्लीय प्रकृति का है तो यहाँ से कौन से आयन का क्या करेगा, H+ आयन का, H दिख भी रहा है, H+ आयन को बाहर निकाल देगा। H+ आयन को इसने बाहर निकाला होगा तो बगल में ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जब COO H+ का त्याग होने के बाद में जब COO- आयन बनता है ना, इस आयन को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इस कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद चलेगा। ये जो बेंजीन है ना, इस बेंजीन को मैं एरोमेटिक में AR की फॉर्म में लिख दूं तो मेरे ख्याल से इस चीज में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक माइनस है, इस एक माइनस को मैंने से लगा दिया। जो SO3- है ना, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। अब होगा क्या भाई, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ टूटा तो यहाँ ये प्लस, इस कार्बन पर प्लस और ये माइनस, दोनों क्या कर लेंगे भाई, बॉन्डिंग कर लेंगे। दोनों ने बॉन्डिंग कर ली और ऊपर वाले ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वापस क्या हो सकता है, ये इधर की तरफ जाएगा तो ये प्लस और माइनस, यहाँ बॉन्डिंग होगी तो वापस से ये संरचना आ जाएगी। मतलब इससे कितनी स्ट्रक्चर मिली मुझे, केवल इससे केवल मुझे 2 स्ट्रक्चर मिली। अब कहाँ चलते हैं हम, सल्फोनिक एसिड के पास में। ये मैंने वापस से कोई एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड ले लिया। अगर यह भी एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है, तो यहाँ से कौन से आयन का त्याग करेगा, H+ आयन का त्याग करेगा। और जैसे H+ आयन का त्याग करेगा, ऑक्सीजन पर क्या आवेश आ जाएगा, माइनस आयन। जैसे H+ का आयन क्या करेगा, ये जो SO3- आयन बनता है ना, इसे कहा जाता है सल्फोनेट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, सल्फोनेट आयन बोलते हैं। इस सल्फोनेट आयन के अंदर में रेजोनेंस दिखाऊं तो वापस से बेंजीन को मैंने AR की फॉर्म में लिखा, और ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड 3 है ना, ये नीचे भी डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन पर माइनस दिख तो रहा है, टकाटक नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है। ऑक्सीजन पर मैंने माइनस कर लिया। होगा क्या भाई, नेक्स्ट स्टेप में देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया, ये प्लस और ये माइनस, दोनों में क्या हो जाएगी भाई, बॉन्डिंग हो जाएगी। और ऊपर वाले ऑक्सीजन पर क्या पहुंच गया है, माइनस पहुंच गया है। अभी भी एक ऑक्सीजन बाकी है, इसने बॉन्ड इधर की तरफ लिया, ये प्लस और ये माइनस, दोनों में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बॉन्डिंग पहले से थी, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब कुछ बचा क्या, एक बार इस पर माइनस आ गया, एक बार इस पर माइनस आ गया, एक बार इस पर माइनस आ गया। अब अगली कंडीशन में क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा तो ये प्लस और माइनस, ये यहाँ बॉन्ड आएगा तो ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी, आएगी नहीं वाली स्ट्रक्चर। तो मतलब यहां से मैं केवल कितनी स्ट्रक्चर मिली, 2 स्ट्रक्चर मिली। यहां से कितनी स्ट्रक्चर मिली, यहां से कितनी स्ट्रक्चर मिली, 3 स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलेट आयन में केवल 2 संरचनाएं हैं, लेकिन सल्फोनेट आयन में 3 संरचनाएं हैं। अब आप ये भी जानते हो, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना है उतना ज्यादा स्थायित्व, जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्थायित्व ज्यादा होगा, तो यह आसानी से H+ आयन का क्या कर देगा, इजीली H+ आयन को डोनेट करेगा। और जो जितना आसानी से H+ आयन को डोनेट करता है, त्याग करता है, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। तो यह इजीली डोनेट कर रहा है, तो यह सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के कंपेयर में मोर एसिडिक होता है, अधिक अम्लीय होता है। क्वेश्चन आता है 5 नंबर के अंदर, तो फिर आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये संरचनाएं आप लोगों को एकदम क्लियर कर देगी हर चीज। ठीक है, लिखो, टॉपिक डालो पहले तो, और फिर लिखना शुरू करो। लिखो, सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में, सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, अधिक
अम्लीय प्रकृति का होना है। ठीक है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। कर लो दोनों भाई, पहले कार्बोक्सिल लिखा अम्ल वाली करो, फिर किसकी करोगे, सल्फोनिक अम्ल वाली। ये नाम लिख लेना कार्बोक्सिलेट आयन, जगह कम दिखने में थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई, ठीक है ना। पहले ये करोगे फिर वो करोगे। आप लोग लिखो सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, which can be explained as following type, which can be explained as following type। ठीक है, जल्दी से करो 1 और 2 पॉइंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला भी और सल्फोनिक अम्ल वाला। जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी पहुंचो यहां तक, और नाम लिखा ना दोनों में, मैंने लिख दिए। कर लिया, लिखो इनके नीचे कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन में दो अनुनादी संरचनाएं होती है, दो अनुनादी संरचनाएं होती है। जबकि सल्फोनिक अम्ल से प्राप्त सल्फोनेट आयन में, या सल्फोनिक अम्ल से प्राप्त सल्फोनेट आयन से 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है। अतः सल्फोनेट आयन का स्थायित्व अधिक होने के कारण, सल्फोनेट आयन का स्थायित्व अधिक होने के कारण यह आसानी से H+ आयन को त्याग देता है, यह आसानी से H+ आयन को त्याग देता है। आसानी से H+ आयन को त्याग देता है। अतः सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। It is clear from above structures, it is clear from above structures carboxylate ion obtained from carboxylic acid, obtained from carboxylic acid have only 2 resonating structure, have only 2 resonating structure, whereas sulfonate ion obtained from sulfonic acid have 3 resonating structure. So sulfonate ion is more stable than carboxylate ion. Sulfonate ion is more stable than carboxylate ion. So it easily donate H+ ion. It easily donate H+ ion. So it is more acidic than, it is more acidic than carboxylic acid. It is more acidic than carboxylic acid. More acidic than carboxylic acid. ठीक है ना।
लाइट गई हुई है ना, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। आज तो लाइट है काफी रूम में, मैं देखता हूँ एक बार। अच्छा दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो दिख जाएगा, हो जाएगा आप लोगों का काम। कंटिन्यू करता हूँ ना मैं। लाइट जा चुकी है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ठीक ठाक नजर आ रहा है। कंटिन्यू करता हूँ मैं ना, और कुछ दिक्कत हो फिर मेरे को कमेंट वमेंट कर देना। हाँ तो भाई, तो ये जाना हमने कि सल्फोनिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अधिक एसिडिक नेचर का है। अब हम किस पर बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में 4 तरह की रिएक्शन बताऊंगा सल्फोनिक अम्ल की। 4 तरह की रिएक्शन। सबसे नंबर 1 लिखो, वे रिएक्शन जिनमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, SO3H बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, SO3H, मतलब कौन बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा, H। और जिन अभिक्रियाओं में H बाहर निकलता है उन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रियाएं बोलते हैं, अम्लीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, वो एसिडिक रिएक्शन कहलाती है। आई बात समझ में, इनको एसिडिक रिएक्शन बोलते हैं। नंबर 1 टाइप की। सबसे पहले किससे करवाना चाहते हैं हम, सोडियम से करवाना चाहते हैं। ये मैंने कोई भी सल्फोनिक एसिड ले लिया, ठीक है, इसकी मैंने क्रिया किसके साथ में करवा दी, सोडियम के साथ में करवा दी। यहां से H किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। साथ में जहां से हाइड्रोजन निकला है ना, वहां पर कौन जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा। तो लवण बन गया, क्या बन गया, सोडियम सल्फोनेट बन गया। सल्फोनेट होता है ये, लेकिन कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम जुड़ा हुआ है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया है, सोडियम सल्फोनेट का फॉर्मेशन हो गया है। इसी प्रकार से मैंने किससे क्रिया करवा दी, किसी बेस से क्रिया करवा दी, बेस लिखता हूं ज्यादा बेटर, किसी क्षार से मैंने क्रिया करवा दी। किससे क्रिया, किसी बेस से क्रिया करवा दीजिए। जैसे मैंने वापस से कोई भी एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड ले लिया, इसकी क्रिया मैंने किसी भी बेस से करवा दी, होगा क्या, ये H और ये OH। बोलो कौन बाहर निकल गया, H2 बाहर निकला। जहां से H निकला है ना, वहां पर जाकर किसको जोड़ देना है, सोडियम को जोड़ देना है। वापस से क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा। कर लो दोनों, जल्दी से कर लीजिए दोनों। ठीक, जल्दी कर लो। ये होगी पहली टाइप की, जिनमें H बाहर निकलता है। या फिर इधर ही करेक्शन कर देते हैं, क्यों लंबा लिखूंगा मैं। जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से कर लो। हो गई, अगली लिखो। अब वे अभिक्रिया है जिनमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, SO2OH बॉन्ड ब्रेक होता है। SO2OH का मतलब इसमें कौन बाहर निकलेगा, OH बाहर निकलेगा। बताओ OH बाहर निकला मतलब कौन सा आयन दिया, OH आयन दिया। और जो OH आयन देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रियाएं बोलते हैं, क्षारीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन होती है, ये वाली बेसिक रिएक्शन होती है। आई बात समझ में। अब हम किस पर बात करेंगे, इसकी बेसिक रिएक्शन पर बात करेंगे। इनको भी देख लेते हैं, 2-3 लिख लेंगे इनको भी। ये लो भाई, सबसे नंबर 1 मैंने किसके साथ में क्रिया करवा दी भाई, PCl5 के साथ में। ये मैंने कोई भी एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड ले लिया, इस सल्फोनिक एसिड की मैंने किसके साथ में क्रिया करवा दी, PCl5 के साथ। बचपन से आती है तो आप लोग, एल्कोहल की जैसी होती है, एक H एक Cl। बोलो कौन बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया। एक Cl, यहां से HCl निकालो, इस OH को बाहर भेजो और OH की जगह किसको जोड़ दो, Cl को जोड़ दो। तो यहां से क्या बन गया, SO2Cl का फॉर्मेशन हो गया। बगल में एक ऑक्सीजन बचा ना, यहां से 2 क्लोरीन निकल गए, तो उनकी जगह आप ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। देख लो ध्यान से, एक Cl बाहर निकाला, HCl, एक Cl फिर से निकाला,
OH की जगह Cl को जोड़ दिया, फिर ये ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन को 2 क्लोरीन हटे ना, उन दोनों क्लोरीन की जगह जोड़ दो, तो यहां से क्या मिल गया आपको SO2Cl, जो कि क्या होता है सल्फोनिल क्लोराइड होता है। क्या होता है भाई यह सल्फोनिल क्लोराइड, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा। क्या बन गया यहां से सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन किसके साथ में करा दो भाई, अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करवा दो। ये मैंने वापस से कोई भी एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड ले लिया, इसकी मैंने किसके साथ में क्रिया करवा दी, अमोनिया के साथ में। अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं, यहां से होगा क्या OH और H, बोलो किसका एलिमिनेशन हो गया, वाटर का एलिमिनेशन हो गया, और जहां से OH बाहर निकला है ना, वहां पर कौन जुड़ जाएगा NH2 जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया एमाइड, कौन सा एमाइड सल्फोनेमाइड बन गया। सल्फोनिक के साथ में एमाइड है, तो क्या बन गया यहां से सल्फोनेमाइड बन गया। क्या बन गया भाई सल्फोनेमाइड। अगली अभिक्रिया का नाम क्या है भाई निर्जलीकरण। कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, लेकिन कितने सल्फोनिक अम्ल लगेंगे, 2। देखना ध्यान से इसको जरा ध्यान से देखना भाई, ठीक, इसको जरा ध्यान से देखना। ये मैंने 2 सल्फोनिक अम्ल ले लिए, किसकी उपस्थिति में क्रिया करवा दी मैंने, P2O5 की उपस्थिति में मैंने इसको गर्म कर दिया। होगा क्या, यहां से OH और यहां से H, बोलो कौन बाहर निकल गया, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। जल बाहर निकला है ना, इसी वजह से इसको निर्जलीकरण बोलते हैं, और P2O5 भी है, ठीक है ना। होगा क्या, ये SO2 किससे जुड़ेगा, इस वाली ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो जुड़ेगा कैसे, ये डबल बॉन्ड O, फिर आगे लिख रहा हूं मैं, देखो डबल बॉन्ड O, फिर ये सीधा किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, फिर ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया एरोमेटिक। देखो ऑक्सीजन सल्फर, 2 ऑक्सीजन, ये इस तरह से। अब ये सेम टू सेम वैसा ही, देखो C डबल बॉन्ड O, ये तो यहाँ पर सल्फर है, अगर यहाँ पर कार्बन होता तो एक ही ऑक्सीजन होता, इधर भी कार्बन होता एक ही ऑक्सीजन होता। अरे क्या है ये एनहाइड्राइड, ये किसका एनहाइड्राइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, और ये भी एनहाइड्राइड ही है, इसकी जैसे संरचना है, लेकिन ये किसका एनहाइड्राइड है, सल्फोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। देखो मैंने सिखा दिया, हो सकता मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था, लेकिन ऑब्जर्व करा दिया मैंने कि सल्फर की जगह कार्बन लगाओगे तो ऐसा होगा, सल्फर की जगह कार्बन लगाओगे तो ऐसा होगा। कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप है। ये भी एनहाइड्राइड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये भी एनहाइड्राइड है, लेकिन किसका है, सल्फोनिक अम्ल का है। आई बात समझ में। तो यहां से हमें क्या मिल गया है, एनहाइड्राइड मिल गया है। ठीक है, कर लो जल्दी से, जल्दी कर लो रे, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो भाई। ठीक, करो भाई जल्दी। और करने के बाद में अगली कर लिया, तो फिर अगली लिखो, वे रिएक्शन जिनमें कौन सा ग्रुप, अब बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बेंजीन और SO3H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब इनमें कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, SO3H ग्रुप बाहर निकलेगा, SO3H ग्रुप बाहर निकलेगा। ऐसी रिएक्शन पर हम विचार करना चाहते हैं, तो कर ले विचार, कर लेते हैं भाई, ये लोग विचार कर लेते हैं, अभी करते हैं, 2 मिनट का टाइम लगेगा विचार करने में। चलो भाई, नंबर 1 पॉइंट, इसको हम ऐसे करेंगे, नंबर 1 पॉइंट, ये तीसरे नंबर की है ना, नंबर 1 मतलब इसकी नंबर 1 रिएक्शन, ठीक है।
ये मैंने कोई भी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ले लिया। क्या ले लिया भाई मैंने? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल ले लिया। इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? NaOH के साथ में क्रिया करवा दी। NaOH के साथ में क्रिया करवाओगे तो कौन बाहर निकलेगा? H2O। अब ये भी करवाई थी, भूलना नहीं है चीजों को, पुरानी चीजों को याद रखना है, पूर्वजों को याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सोल्ट बन गया। सोल्ट बनने के बाद में इसकी मैंने दो तरह से क्रिया करवा दी। कैसे? मैंने वापस से क्या दे दिया इसको? NaOH दे दिया। होगा क्या? ध्यान से देखना, ये यहां से इतना पार्ट और यहां से ये Na। बोलो कौन बाहर निकल गया? मिलाओ, दो Na और SO3, तो क्या बन गया भाई? Na2SO3 बाहर निकल गया। अब बताओ ये पूरा बाहर निकल गया, यहां से कौन बचा? OH बचा। यह OH जाकर किससे जोड़ दो भाई? बेंजीन से जोड़ दो। बोलो क्या बन गई? फिनोल बन गई, फिनोल। मैंने NaOH से रिएक्शन नहीं करवाई है, मैंने तो किससे करवा दी? सोडामाइड से करवा दी, NaNH2 से करवा दी। होगा तो वही NaSO3Na और यहां से Na, वापस से कौन बाहर निकल जाएगा? Na2SO3 बाहर निकल जाएगा। इस बार NH2 को उठाकर कहां जोड़ दो? SO3Na की जगह जोड़ दो। अगर इसको जोड़ दोगे तो अब क्या बन जाएगी? एनिलीन बन जाएगी। बोले कि फिनोल का निर्माण करो तो रूट क्या होगा आपका? ये वाला। एनिलीन का निर्माण करो तो रूट क्या होगा? ये वाला रूट हो जाएगा आगे। बाय द वे मैंने तो किससे क्रिया करवा दी हो? KOH से। है तो बेसी, तो वापस से H और OH। बोलो कौन बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। अब सोडियम सोल्ट की जगह कौन सा सोल्ट बनने लग जाएगा? पोटेशियम सोल्ट बनने लग जाएगा। पोटेशियम सोल्ट बनने के बाद में अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? KCl के साथ में। होगा वही इतना पार्ट और यहां से K। बोलो कौन बाहर निकल गया? K2SO3 बाहर निकल गया। और जहां से SO3 के बाहर निकला है ना, वहां पर कौन जुड़ जाएगा? साइनाइड जुड़ जाएगा। क्या बन गया? साइनोबेंजीन बन गया, साइनोबेंजीन। इस साइनोबेंजीन की वापस से मैंने कितने तरह से रिएक्शन करा दी? दो तरह से रिएक्शन करा दी। मैंने इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दिया, अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवा दिया। जब भी साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करवाओगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका जल अपघटन नहीं करवाया, मैंने क्या करवा दिया? इसका अपचयन करवा दिया। किसके साथ में? LiAlH4 के साथ में मैंने इसका अपचयन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया। तो आप जानते हो साइनाइड कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना? दो बॉन्ड टूटे, ये दोनों बॉन्डों को मैंने तोड़ा, एक H यहां पर, दो बॉन्ड तोड़े। देखो पहला बॉन्ड तोड़ा, एक H यहां पर, एक H यहां पर, फिर दूसरा भी तोड़ा, ऐसे करके एक H यहां पर, एक H यहां पर। बोलो कौन सा ग्रुप बना? CH2। बोलो कौन सा ग्रुप बना? NH2। ये बेंजीन और यहां भी CH2 और यहां क्या हो गया? NH2। बोलो किसका फॉर्मेशन हो गया? ये तो होता है बेंजीन, इधर वाला बेंजीन, उसके साथ में क्या जुड़ गई? एमीन। तो क्या बन गई? बेंजीन एमीन का फॉर्मेशन हो गया है। आपसे बोले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ तो रूट आपका ये वाला होगा। आपसे बोले बेंजीन एमीन बनाओ तो रूट आपका ये वाला हो जाएगा। आगे मैंने किससे क्रिया करवा दी हो? KSH से क्रिया करवा दी। होगा तो वही उतना पार्ट और K। बोलो कौन बाहर निकल गया? K2SO3। और यहां से किसको जोड़ दोगे आप? SH को जोड़ दोगे। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन लगा देता तो क्या बनता? फिनोल बनता, फिनोल। मैंने सल्फर लगा दिया तो सल्फर में थायो आता है ना, तो क्या बन गया? थायोफिनोल बन गया। तो अगर थायोफिनोल की बोले तो रूट ये वाला होगा आपका। ठीक है, लिख लो पहला पॉइंट, जल्दी से लिख लो भाई। गजब है, लाइट आ रही है जा रही है, इसके चक्कर में लेक्चर का कितना नुकसान होगा बोलो। वो तो अच्छा है आज रूम में रोशनी है। जल्दी कर लो भाई।
जल्दी करो भाई, कर लिया, मिटा दूं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। क्या हो गया ये पहला पॉइंट, हटाना हूं मैं। अब दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, अब हम किससे क्रिया करवाना चाहते हैं, जल से क्रिया करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, हम किससे क्रिया करवाएंगे भाई, जल से क्रिया करवाएंगे और देखेंगे अब क्या होगा। सेकंड पॉइंट, किससे क्रिया करवा दी मैंने, जल से, वाटर से रिएक्शन करवा दी। ये मैंने क्या ले लिया भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया। इसकी मैंने किससे क्रिया करवा दी, वाटर से क्रिया करवा दी। ये जो क्रिया है ना वो किसकी उपस्थिति में होती है, HCl की उपस्थिति में 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पर रिएक्शन होती है। किस पर, हाई प्रेशर पर यह रिएक्शन होती है। हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया, उच्च दाब पर यह क्रिया होती है। ये कंडीशन होगी ना तो ही वाटर से रिएक्शन होगी, ध्यान रखिएगा। अब देखना, इस वाटर को मैं ऐसे लिख दूं तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये पूरा का पूरा ग्रुप और यहां से ये OH, बोलो क्या बना, H2, 3 थे 4 हो गए, H2SO4 बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया, H2SO4। देखो पूरा गया, यहां से कौन बचा, H बचा। अगर बेंजीन से मैं H को जोड़ दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहां से क्या मिलेगा आपको, बेंजीन मिलेगा। ये लो ये लो ये लो, रो मत, बस बगल में ये भी कर देना, वरना है ना आप लोगों को पता नहीं समझ में नहीं आया तो क्या भरोसा आप लोगों का, फिर मेरे से बोलो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो क्या बन गया भाई, बेंजीन बन गई, बेंजीन। थर्ड रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी भाई, HNO3 के साथ में मैंने अगली रिएक्शन करवा दी। ये लो HNO3 क्या कर लेगा, वही करेगा जो करना है उसको। ये लो मैं HNO3 को ऐसे लिख दूं तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। HNO3 है, यहां से ये पूरा ग्रुप और यहां से HO, वापस क्या हुआ वही देखो, कौन बाहर निकल गया है, H2SO4 बाहर निकल गया और ये पूरा हट गया। उसकी जगह क्या जाकर जोड़ दो आप, NO2 जाकर जोड़ दो। NO2 जाकर जोड़ दिया तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। लिख लो, नाइट्रोबेंजीन बन गया, लिख लो भाई जल्दी। कर लिया, अरे कर लिया क्या, लास्ट 3-4 तरह की बताई थी मैंने आप लोगों को। अब कौन सी वाली, वे रिएक्शन जो कहां पर होती है, बेंजीन रिंग पर। अभी तक देखो सारी की सारी रिएक्शन कहां हो रही थी, इस SO3H ग्रुप पर। अब हम किसकी बात करेंगे, इस बेंजीन रिंग पर जो गोले के अंदर है, इस बेंजीन रिंग पर होने वाली अभिक्रियाओं की बात करेंगे। अभी अभी मैंने बताया SO3H ग्रुप कौन सा होता है, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। विसक्रियणकारी और मेटा निर्देशकारी, मतलब जो भी आने वाला समूह है वो हमेशा कहां पर जुड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर। तो कुछ किससे भी क्रिया करो वो सब कहां आना चाहेगा, मेटा पर ही आना चाहेगा। ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब कॉन्सेप्ट आने के बाद में रिएक्शन तो आ ही जाएगी और बड़े अच्छे से आएगी हमें। ये लो भाई, ये मैंने क्या ले लिया भाई, सल्फोनिक अम्ल ले लिया। इस सल्फोनिक अम्ल की मैंने क्रिया करवा दी। सबसे पहले मैंने किसके साथ में क्रिया करवा दी इसकी, इसका मैंने नाइट्रीकरण करवा दिया, नाइट्रेशन करवा दिया। नाइट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए,
कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 चाहिए। यहां से कौन सा आयन बनेगा, NO2 प्लस आयन बनेगा। यह अटैक करने जाएगा, अभी भी मैंने बताया मेटा पड़ जाएगा, तो इसको उठाकर कहां जोड़ दो आप, मेटा स्थिति पर जोड़ दो। तो इस प्रकार की जो विक्रिया है इसमें NO2 जुड़ा, तो क्या कहेंगे से, नाइट्रेशन कहेंगे, नाइट्रेशन। अगली क्रिया में मैंने क्या कर दिया, सल्फोनेशन करवा दिया, सल्फोनीकरण करवा दिया। सल्फोनीकरण करवाने के लिए किससे क्रिया करवाई जाती है, H2SO4 से। ये तो वही है जो अभी मैंने करवाई थी। ये कौन सा वाला है भाई, सदूम वाला, मतलब कौन सा है यह, फ्यूमिंग है, फ्यूमिंग लिख लेते हैं एक बार। यहां से कौन सा आयन बनेगा भाई, आप भी जानते हो SO3 आयन बनेगा। तो यह कौन सी स्थिति पर जाकर जुड़ेगा, अरे कौन सी स्थिति पर जाकर जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जाकर जुड़ेगा। जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ठीक है ना। ये फ्यूमिंग है, इधर लिख देता हूं मैं फ्यूमिंग, और टेम्परेचर भी चाहिए इसके अंदर में, ये लो, ये बनेगा इसके अंदर, ठीक है। आगे मैंने क्या कर दिया, हेलोजिनेशन करवा दिया, हेलोजनीकरण करवा दिया। हेलोजनीकरण के लिए कंडीशन क्या चाहिए, Fe के साथ में Cl2, कुछ भी ले लो, ब्रोमीन ले लो, Cl2 ले लो, ये ब्रोमीन ले लेता हूं। ब्रोमीन वाली पिछले साल आई भी थी भाई, हेलोजनीकरण में ब्रोमीनीकरण पूछा था उसने, तो ब्रोमीनीकरण कर ले, आप किसी से भी करा सकते हो। आयोडीकरण में I2 ले लो, ब्रोमीनीकरण में ब्रोमीन ले लो, क्लोरीनीकरण में Cl2 ले लो, कुछ भी ले लो। यहां से भी क्या मिलेगा हमें, Br प्लस आयन मिलेगा। वह Br प्लस आयन कौन सी स्थिति पर अटैक करेगा, मेटा स्थिति पर अटैक करेगा, ठीक। ये हो गई बेंजीन वाले के लिए, कर लो, नाम लिख देता हूं मैं इनके। ये लो, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ते हैं। इसकी एक दो रिएक्शन और बाकी कल पढ़ते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना भाई।